Assalamualaikum. This is Tahir Afaki and you are watching my channel Wide Vision. हमारा आज का मौजू है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ चाइना। दोस्तों, आज के मौजू में हम चाइना की 5000 साल पुरानी तारीख देखेंगे कि 5000 साल से लेकर अब तक चाइना में क्या क्या डेवलपमेंट हुई है। दोस्तों, ये तो आपको पता होगा कि चाइना दुनिया की उन 4 सिविलाइजेशन में है जो कि आज से 5000 साल पहले वजूद रखती थी। आज से 5000 साल पहले इजिप्शियन सिविलाइजेशन मौजूद थी, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन मौजूद थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन मौजूद थी और चाइनीज सिविलाइजेशन मौजूद थी। तो ये सिविलाइजेशन जिनका दुनिया में नामो निशान खत्म हो गया, तो उनके कुछ बाकियात मौजूद हैं। और अगर उनमें देखा जाए कि कोई भी तहजीब अभी किसी प्योर फॉर्म में मौजूद है तो वो चाइनीज सिविलाइजेशन है। चाइनीज सिविलाइजेशन बेसिकली येलो रिवर के इर्द गिर्द आबाद हुई और यहीं से फली फूली। चाइना में हान नस्ल के लोग 92% है। चाइना में इसके अलावा 35 से जायद कौमें आबाद हैं। तो हम देखें कि तकरीबन आज से 5000 साल पहले चाइना में डायनेस्टिक रूल का आगाज हुआ। जिया डायनेस्टी से इसका आगाज हुआ और इसकी लास्ट डायनेस्टी जो कि चिंग डायनेस्टी कहलाती है उसका 1911 में अख्तिताम हुआ। यूं तकरीबन चाइना की 5000 साल का ये डायनेस्टिक पीरियड 1911 में अख्तिताम पजीर हुआ। मिंग डायनेस्टी जो कि चिंग डायनेस्टी से पहले थी, जिसे कुबलाई खान ने कायम किया, और उसके बाद चिंग डायनेस्टी कायम हुई जो कि चाइना की लास्ट डायनेस्टी थी। अगर इस डायनेस्टी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लें, इसमें यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स इस दौर में आई और इसी दौर में जो 19th सेंचुरी है, जिसे चाइना में सेंचुरी ऑफ शेम कहा जाता है, जिसमें चाइनीज कौम ने भरपूर अंदाज में अफ्यून का इस्तेमाल किया और बाहर से मुख्तलिफ अक़वाम ने आकर इनको लूटा, इन पर गलबा हासिल किया, लेकिन अफ्यून ज़दा चाइनीज कौम कुछ नहीं कर पाई। आप देखेंगे कि इसी दौर में 2 ओपियम वॉर्स हुई है। फर्स्ट ओपियम वॉर जो कि 1839 से लेकर 1842 तक जारी रही। इसी दौर में इस जंग का आगाज सिर्फ इस वजह से हुआ, चाइनीज सरकार ने तकरीबन 14,000 टन बरतानवी अफ्यून को आग लगा दी। इसके जवाब में बरतानिया ने हमला किया और चाइना को तारीख में पहली बार इबरतनाक शिकस्त दी और हांगकांग और मुख्तलिफ इलाकों पर ना सिर्फ कब्जा हासिल कर लिया बल्कि इसके साथ साथ ट्रेड में भी और टैक्स में भी एग्जम्पशंस हासिल की। तो इसके बाद दूसरी ओपियम वॉर जो कि 1856 से लेकर 1860 तक रही, इसमें बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका ने मिलकर चाइना को खूब मारा और चाइना को इबरतनाक शिकस्त दी। और इसमें भी इन तीनों ममालिक ने चाइना के मुख्तलिफ सी पोर्ट्स ईस्ट चाइना के इलाकों पर कब्जा कर लिया। फिर उसके बाद 1884 में फ्रांस ने वियतनाम जो कि चाइना का हिस्सा था उस पर कब्जा कर लिया और यही नकबतो बदहाली अभी खत्म नहीं हुई बल्कि इसमें और इजाफा होता गया जब जापान ने भी 1895 में चाइना पर हमला करके चाइना का मंचूरिया का इलाका और ताइवान का इलाका जो है इन पर कब्जा कर लिया। और फिर इसके साथ साथ बरतानिया ने चाइना से 100 साल के लिए हांगकांग और मकाओ के इलाके भी ले लिए। तो ये कुछ इतने जबरदस्त डोजेस थे, इतने जबरदस्त झटके थे कि चाइनीज कौम अचानक बेदार हुई और रेवोल्यूशन आया। ये रेवोल्यूशन था बॉक्सर रेवोल्यूशन। यहां के मार्शल आर्ट्स सीखने वाले लोगों ने एक्सटर्नल पावर्स के अगेंस्ट एक बगावत की जिसे बॉक्सर रेवोल्यूशन कहते हैं। ये बॉक्सर रेवोल्यूशन 1899 से इसका आगाज हुआ और 1901 तक ये जारी रहा। इसमें इनका साथ चिंग डायनेस्टी की मलका ने भी इनका साथ दिया और इब्तिदा में तो इन्होंने भरपूर कामयाबी हासिल की, लेकिन फिर 8 मगरबी अक़वाम ने मिलकर इन पर हमला किया और बॉक्सर रेवोल्यूशन को नाकाम कर दिया। और पहली दफा तारीख में पेकिंग सिटी जो कि चाइना का दारुल हुकूमत था, जो कि 5000 साल के लिए फॉरबिडन सिटी थी, उस पर कब्जा कर लिया और उसे तख्तो ताराज कर दिया। मुख्तलिफ
कॉलोनियल पावर्स ने चाइना के मुख्तलिफ इलाके आपस में बांट लिए। इस दौर में कहा जाता है कि चाइना को ये मुख्तलिफ कॉलोनियल पावर्स आपस में ऐसे बांट रही थी जैसे पिज्जे को काटकर जो है आपस में बांटा जाता है। 1911 में वो लम्हा आया कि जब सन यट सेन ने चाइना की 5000 साल पुरानी डायनेस्टिक रूल को खत्म कर दिया और चाइना को रिपब्लिक बना लिया। इस रेवोल्यूशन के जरिए चाइना फर्स्ट टाइम रिपब्लिक बना और अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आने लगे। लेकिन ये इनकलाब बस चंद एक साल तक चल सका। सन यट सेन का मिलिट्री जनरल वो काबिज हो गया और उसने रूल शुरू कर दिया और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चाइना जो है मुख्तलिफ छोटे छोटे इलाकों में तकसीम हो गया, मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स में तकसीम हो गया। डॉक्टर सन यट सेन की पार्टी का नाम कॉमिंटांग पार्टी था। इस पार्टी को डॉक्टर सन यट सेन के बाद चियांग काई शेक ने चलाया। चियांग काई शेक ने आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क को दोबारा मुत्तहद किया। तकरीबन 1927 में उसने तकरीबन मुल्क के वो तमाम इलाके जो कि वॉर लॉर्ड्स के पास चले गए थे वापस ले लिए। लेकिन इसी दौर में चेयरमैन माओ ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की बुनियाद रखी और यांसी सूबे में जो है पहली कम्युनिस्ट चाइनीज स्टेट कायम की। तो फिर 1927 से लेकर 1949 तक का दौर है कि जिसमें सिविल वॉर हुई। चियांग काई शेक और माओ एक दूसरे के आमने सामने रहे और एक दूसरे के साथ लड़ते रहे। इसमें जो अगर हम देखें खूनख्वार किस्म की जंगें जो 1934 और 35 के अरसे में हुई, इस अरसे में तकरीबन 50 लाख से जायद चाइनीज जान से गए। और इसी दौर में जो है फिर चेयरमैन माओ ने ऑटो ब्राउन जो कि सोवियत जनरल था उसकी सरबराही में लॉन्ग मार्च का आगाज हुआ और फिर आगे जाकर चेयरमैन माओ को सरबराह बना लिया गया और 10,000 किलोमीटर का रास्ता 84,000 लोगों ने आगाज किया और सिर्फ 8,000 लोग बचे और यूं 10,000 मील का फासला जो है तय किया। खैर उसके बाद जो है चेयरमैन माओ की आहिस्ता आहिस्ता ताकत बढ़ती गई। फिर जापान ने चाइना पर हमला कर दिया और मंचूरिया पर कब्जा कर लिया और मुख्तलिफ चाइनीज रियासतें शंघाई पर कब्जा कर लिया, बीजिंग पर कब्जा कर लिया। ऐसे में चियांग काई शेक ने जापान का कोई नोटिस नहीं लिया तो अवाम जो है चियांग काई शेक के खिलाफ हो गई और चेयरमैन माओ के साथ हो गई, क्योंकि चेयरमैन माओ जो है जापानीज फोर्स पर जो है बार बार अटैक कर रहा था। तो ऐसे में दूसरी जंग अजीम का भी आगाज हो गया और इसमें तकरीबन करोड़ों चाइनीज मारे गए। फिर 1945 में जब जंग अजीम खत्म हुई, जापान ने अमेरिका के सामने सरेंडर किया, तो उसके बाद 1945 से लेकर 1949 तक चेयरमैन माओ और चियांग काई शेक के दरमियान एक ब्लडियस्ट सिविल वॉर का आगाज हुआ जो कि 1 अक्टूबर 1949 को इख्तिताम पजीर हुई और यूं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी गई। और ये पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसने चाइना को वो अरूज दिलाया कि अब चाइना के बारे में कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी इज दी चाइनीज सेंचुरी। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए भी चाइनीज कौम को बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। इसमें अगर हम देखें, इसमें एक्सटर्नली और इंटरनली इनको मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। इंटरनली माओ ज़ेडुंग ने 2 पॉलिसीज जो है इंप्लीमेंट की जिनका चाइना को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा। पहला ग्रेट लीप फॉरवर्ड था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो कि 1958 में जिसका आगाज हुआ और 1962 में इख्तिताम पजीर हुई। चेयरमैन माओ ने चाइनीज कौम को यूरोपियन अकवाम के बिलमुकाबिल लाने के लिए, खुद को स्टील की प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड का आगाज किया। ग्रेट लीप फॉरवर्ड जिसका आगाज 1958 में हुआ जो 1962 तक जारी रही। इसमें चेयरमैन माओ ने तमाम कौम को मुत्तहद किया। चाइना जो कि एग्रेरियन सोसाइटी था, तमाम किसानों से यह मुतालबा किया गया कि वो सब मिलकर एग्रीकल्चर में भी काम करें और शाम के टाइम जो है स्टील की भट्टियों पे भी काम करें। तो इससे जो है एग्रीकल्चर कम हुई और इसके साथ साथ चाइना में चाइना की तारीख का सबसे खतरनाक कहत आया जिसमें तकरीबन 4.25 करोड़ लोग मारे गए। तो ये एक चाइना के लिए डेवस्टेटिंग इनिशिएटिव था। और फिर उसके बाद चेयरमैन माओ ने कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज किया। इसे हम ग्रेट पर्ज कह सकते हैं कि चाइना में वो तमाम एंटी कम्युनिस्ट एलिमेंट्स का इसमें खात्मा किया गया।
कल्चरल रेवोल्यूशन का आगाज 1966 में किया गया और कहा जाता है कि 1976 में इसका एहतमाम हुआ। इसमें वो तमाम एलिमेंट्स, वो प्रोफेसर साहबान, वो जर्नलिस्ट, वो तमाम वो लोग जो कि मगरबी निजाम से थोड़ी बहुत भी हमदर्दी रखते थे या सोशलिस्ट कम्युनिस्ट सिस्टम के अगेंस्ट थे, उनको पकड़कर मारा गया। कहा जाता है कि ये सिर्फ इसी रेवोल्यूशन के दरमियान, कल्चरल रेवोल्यूशन के दरमियान तकरीबन 80 लाख लोग मारे गए हैं। तो बहरहाल ये तो इंटरनली जो है मसाइल का तो सामना करना पड़ा। इसके साथ साथ इस दौर में चाइना को 4 जंगें लड़नी पड़ी। पहले कोरियन वॉर लड़नी पड़ी। कोरियन वॉर में जो है चाइना अमेरिका के साथ लड़ा और फिर उसके बाद दूसरी वॉर जो है उसे ताइवान वॉर लड़नी पड़ी। ताइवान वॉर में जो है ताइवान पे कब्जा करने की कोशिश की गई लेकिन नाकाम हुआ। तीसरी वॉर साइनो इंडियन वॉर हुई जिसमें चाइना ने एक्साई चीन का इलाका इंडिया से छीन लिया और फिर उसके बाद वियतनाम वॉर हुई। वियतनाम वॉर में चाइना ने वियतनामियों की भरपूर मदद की और यहां पर अमेरिका को इबरतनाक शिकस्त हुई। तो यूं इस लिहाज से ये दौर चेयरमैन माओ की जिंदगी तक का दौर चाइना के लिए तकरीबन हर लिहाज से साइब से भरपूर था और चैलेंजेस से भरपूर था। लेकिन इसी दौर में चाइना दुनिया की 4th न्यूक्लियर पावर भी बना। फिर उसके बाद चेयरमैन माओ के बाद डेंग ज़ाओपिंग आया। डेंग ज़ाओपिंग जिसे मॉडर्न चाइना का बानी कहा जाता है, उसने 1978 में ओपन डोर पॉलिसी अपनाई और तमाम वेस्टर्न ममालिक को दावत दी कि वो आकर चाइना में इन्वेस्ट करे। और चाइना में डेंग ज़ाओपिंग ने अपनी मैन पावर को जो है कैपिटलाइज किया, उसे यूटिलाइज किया। तकरीबन अपनी 1 अरब की आबादी को यूटिलाइज करते हुए चाइना की इकोनॉमी को बूस्ट किया और इस अंदाज में बूस्ट किया कि अभी तक दुनिया में ऐसी तरक्की की मिसाल कहीं भी नहीं देखी जा सकती। 1993 और 94 के दरमियान चाइना की ग्रोथ 14% थी और अगर हम देखें 1990 से लेकर 2010 तक की चाइना की एवरेज ग्रोथ 10% है और ये अमेजिंग ग्रोथ है। इस तरह की ग्रोथ तकरीबन दुनिया में किसी भी मुल्क में नहीं देखी गई। तो चाइना ने बहुत जल्द जो है 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी का स्टेटस पा लिया। दुनिया में अब अमेरिका के बाद चाइना 2nd लार्जेस्ट इकोनॉमी का हामिल है। फिर इसकी मिलिट्री और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भी ये इस वक्त यूरोपियन ममालिक का कंपटीटर है। इसकी मिलिट्री दुनिया की 1st लार्जेस्ट मिलिट्री है। और फिर आगे अगर हम देखें कि चाइना के लिए यह कहा जाता है कि यह सेंचुरी चाइना की है, इट्स चाइनीज सेंचुरी। इस सेंचुरी में डेंग के बाद जो चाइना को बड़ा लीडर मिला वो शी जिनपिंग है। शी जिनपिंग ने पहले तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज किया। इसके तहत उसने अपने रोड्स को जो है ओल्ड सिल्क रूट्स के साथ कनेक्ट कर यूरोप के साथ कनेक्ट किया। एक तरफ यूरोप के साथ कनेक्ट किया, दूसरा सी पैक के जरिए खुद को यूरोप, अफ्रीका और अमेरिकन ममालिक के साथ जो है कनेक्टिविटी की और गल्फ ममालिक के साथ कनेक्टिविटी की। तो यूं रोड जो है ये सिल्क रूट और फिर उसके बाद सी रूट्स को भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनाया गया। फिर उसके बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक बनाई गई जो कि कंपटीटर है वर्ल्ड बैंक की। इसके साथ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन उसे भी एक्टिवेट किया गया। इसके साथ साथ मुख्तलिफ सेक्टर्स जो हैं चाइनीज सेक्टर्स, टेक्नोलॉजिकल सेक्टर्स, एयर स्पेस टेक्नोलॉजी, हर तरह की टेक्नोलॉजी में चाइना में भरपूर किस्म का इनकलाब आया। और यूं चाइना के बारे में कहा जाता है कि 2030 में चाइना दुनिया को लीड करेगी। चाइना वुड बी द लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड। तो ये है चाइना का वो मुकाम। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनली देखें चाइना की जो लेजिस्लेचर हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो चाइना पर जो है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रूल कर रही है, जिसका इस वक्त जो है सेक्रेटरी जनरल शी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट भी शी जिनपिंग है। इनके यहां 4 कॉन्स्टिट्यूशन आ चुके हैं। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1954 में आया, सेकंड 1975 में, थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन 1978 में और लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन 1982 में आया जो कि अभी तक इंप्लीमेंट है। और यही कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें अभी तक 5 अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं। लास्ट अमेंडमेंट में सदर की जो 2 टर्म्स थी उसे बढ़ाकर उसे अनलिमिटेड कर दिया गया है। तो दोस्तों ये थी चाइना की मुख्तसर हिस्ट्री और इसमें हमने जाना
कि चाइना जिसने अपना आगाज अपने कॉलोनियल इरा में, चाइना जिस पर तमाम यूरोपियन अक़वाम टूटी हुई थी, उसे पिज़्ज़े की तरह काटकर अपने अंदर बांट रही थी, इस वक्त दुनिया की लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। इस वक्त दुनिया को लीडिंग पोजीशन में है चाइना। और यही बात है कि यूरोपियन ममालिक उस वक्त से डर रहे हैं कि जब चाइना उन पर रूल करेगा।